नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में स्वागत है आप सभी का। फिलहाल रुक अब खबरों की ओर कर लेते हैं। मुंबई के पूर्व दहिसर टोल नाके पर लगे ट्रैफिक के लिए दहिसर विधानसभा की जो विधायिका है वहां की, उन्होंने अब सड़क पर पूरी तरह से जाम कर दिया है। उन्होंने सड़क को यहां पर जाम किया। विधायिका मनीषा चौधरी धरने पर बैठ गई हैं। मनीषा चौधरी का कहना है कि दहिसर चेक नाके पर जब ट्रैफिक लगे तब टोल फ्री कर देना चाहिए, ये उन्होंने कहा है, ताकि ट्रैफिक क्लियर हो सके। बेवजह कई दिनों से खड़ी क्रेन मशीन की वजह से ट्रैफिक लगा है। ये क्रेन मुंबई एंट्री पर बैन गेट को तोड़ने का काम करने के लिए आई थी और मुंबई के पूर्व दहिसर टोल नाके पर इसी की वजह से ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है। इस वजह से दहिसर विधानसभा के विधायिका मनीषा चौधरी धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि इस नाके को जल्द से जल्द चेक नाके को खत्म किया जाए और ट्रैफिक ना लगे, इसके लिए टोल को फ्री कर देना चाहिए। एम्बुलेंस आने के लिए एक जगह पे 3-3 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। ये जो क्रेन है ना काम चालू है, ना वो क्रेन बंद करके रखा है और इस क्रेन के वजह से यहाँ बहुत सारी ट्रैफिक होती है। आज अपन देखेंगे तो पूरा लिंक रोड जाम है, पूरा एसवी रोड जाम है, पूरा अपना ईस्ट का पार्ट जाम है, हाईवे जाम है। इसके कारण से जब लॉकडाउन था वो लॉकडाउन में उन्होंने ये क्रेन का काम क्यों नहीं किया। मेरा पहला सवाल है, आज लोगों को यहाँ 3-3 घंटा एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है। ये हमारे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेट्रो के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। एक क्रेन एमएमआरडीए की क्रेन अगर उनका काम नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ी की है। ये क्रेन उन्होंने तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए और अगर उनको ये कमान तोड़नी है तो रात को एक दिन खड़ा करके ट्रैफिक डाइवर्ट करो, दो साइड से वन वे चालू करो और यहाँ का पूरा काम कर दो। आज लोगों को नौकरी में जा रहे, ट्रेन चालू नहीं है, लोगों को यहाँ से अपनी फैक्ट्री में जाना होगा तो 3-3 घंटा खाली चेक नाका पे खड़ा रहना पड़ता है। इसीलिए मैंने एमएमआरडीए के अधिकारियों को बुलाया, पुलिस के अधिकारियों को बुलाया। जब तक ये क्रेन नहीं यहाँ से हटा देते तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने वाली है। जनता बहुत त्रस्त है। मुंबई के दहिसर टोल नाके से लेकर मुंबई के शहर में लगातार ट्रैफिक को लेकर आज यहाँ की स्थानीय विधायिका मनीषा चौधरी ने आंदोलन करते हुए महाराष्ट्र सरकार से यह मांग की है कि त्वरित प्रभाव में जो है ट्रैफिक को कम किया जाए। वहीं दूसरी मांग उन्होंने रखा कि जिस तरह से लगातार मुंबई के टोल नाके पर ट्रैफिक लग रही है, तब तक ट्रैफिक जब तक रहेगी तब तक टोल मुक्त किया जाए। इसकी मांग करते हुए मनीषा चौधरी ने इसी दहिसर टोल नाके पर जो है आंदोलन करते हुए मुंबई पुलिस से गुहार लगाई है कि ट्रैफिक को लगातार खत्म की जाए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में प्रवेश करने वाला जो गेट है वहां पर एमएमआरडीए द्वारा रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। इस रिपेयरिंग के दौरान जो क्रेन मंगाई गई थी उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही थी, उसको भी तत्काल प्रभाव में हटाने की मांग की थी। इसको लेकर एमएमआरडीए के तमाम अधिकारी उनके साथ मुलाकात किए। मुलाकात के बाद आखिर में मनीषा चौधरी ने अपना आंदोलन खत्म किया, लेकिन उनकी मांग एक बार फिर से वही रही कि जब तक टोल नाके पर ट्रैफिक लगती है तब तक टोल मुक्त किया जाए। इसकी मांग को लेकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार से उम्मीद लगाई है कि जल्द से जल्द मुंबई में ट्रैफिक मुक्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। तो बीजेपी विधायिका धरने पर बैठ गई हैं। टोल जिस तरह से लगातार ट्रैफिक वहां पर जाम हो रहा है, इसी को लेकर वो धरने पर बैठी हैं। दहिसर टोल नाके पर लगे ट्रैफिक के लिए दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी अब धरने पर बैठी हैं। उनका कहना है कि दहिसर चेक नाके पर जब ट्रैफिक लगता है तो टोल को फ्री कर देना चाहिए, ताकि जाम की स्थिति ना बने और लोग वहां से आसानी से निकल पाए। बेवजह कई दिनों से खड़ी क्रेन मशीन की वजह से ये ट्रैफिक जाम लगा है। ये मुंबई पर एंट्री पर बने गेट को तोड़ने के लिए ये क्रेन यहां पर लाई गई थी, लेकिन कई दिनों से ये क्रेन इसी तरह से वहां पर खड़ी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है मुंबई के दहिसर टोल नाके पर। और इसी को लेकर अब विधायिका मनीषा चौधरी धरने पर बैठी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब भी ऐसे जाम की स्थिति लगे तो
चलिए, इसी पर हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी सीधे मुंबई से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं और उन्हीं के साथ विधायिका मनीषा चौधरी भी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये जाम की समस्या है और वो अब धरने पर बैठी हैं। सत्यप्रकाश जी देखिए, पिछले 1 जून से जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, जैसे मानो कि लॉकडाउन खुल गया है, स्थिति वैसी हो गई। लगातार लोग जो है सड़कों पर उतरने लगे और मुंबई में जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है, हालांकि फ्रीवे होना चाहिए, लेकिन लगातार ट्रैफिक होने लगी, लिहाजा 2-2, 3-3 घंटे लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ा। ऐसे में यहाँ की स्थानिक विधायिका मनीषा चौधरी ने यह कदम उठाया, जिसको लेकर कहीं न कहीं अब सराहना लगातार हो रही है। जी, बात कीजिए सत्यप्रकाश मनीषा चौधरी जी से। जिस तरह से आपने हमें बताया था कि फिलहाल की जो स्थिति है वो धरने पर बैठी थी, लेकिन किस तरह से पुलिस ने उन्हें उठाया वहां से और उनके साथ जो बदतमीजी हुई, इस पर बातचीत करिए उनसे। जाहिर तौर पर बात करेंगे, क्योंकि लगातार मनीषा चौधरी अगर इस तरह के कोई मुद्दे आते हैं तो वो हमेशा कदम बढ़ाती हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने करीब 2-3 घंटे दहिसर चेक नाके पे आंदोलन के लिए बैठी हुई थी, लेकिन मुंबई पुलिस के लगातार प्रेशर की वजह से, हालांकि MMRDA ने उनसे काफी रिक्वेस्ट किया, वो सीधी जानकारी जो है मनीषा चौधरी जी से लेंगे। मैम, किस तरह से आप आंदोलन के लिए बैठी थी और क्या मांग थी बताइए। 1 जून से महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में लोगों को कुछ राहत दी। 50% ऑफिस में स्टाफ आकर ऑफिस चालू कर दिए। व्यापारी लोगों को 2 बजे तक दुकान खुले कर दी। इसमें ट्रेन सब बंद है और ट्रैफिक जो है और हाईवे पे और रोड पे आ गए। 1 तारीख से दहिसर चेक नाका टू नेशनल पार्क, जो 3 से 4 मिनट का रास्ता है, वहां लोगों को 3 से 4 घंटा ट्रैफिक में तकलीफ हो। 2 दिन, तीसरे दिन मैं सुबह में भी इतना ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेज आते कि यहाँ ट्रैफिक बहुत है, अब 3-3 घंटे से फंसे हुए हैं, ऑफिस पे जाना है। मैंने सुबह में जाके वहाँ देखा तो कुछ काम नहीं, एक क्रेन खड़ी थी और क्रेन के वजह से 2 लाइन बंद होने से लोगों को बहुत तकलीफ होती। आगे मीरा रोड में पुलिस का चेकिंग चालू था, यहाँ दूसरे साइड पे दहिसर चेक नाके के पुलिस का चेकिंग चालू था और उसमें पब्लिक हैरान ने जाके पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि भाई ये ट्रेन क्यों यहाँ खड़ी। पुलिस बोलते हमारा ने MMRDA के अधिकारियों से बात किया, आपका काम चालू नहीं है तो रास्ते में 2-2 लाइन बंद करके ट्रेन क्यों खड़ी की। तो वहां से सेठी मैडम ने तुरंत उसके ऑफिसर को भेजा। क्या ऑफिसर आए, मेरे से बात किया है, बोली जब आपका काम करना था तो लॉकडाउन के पीरियड में क्यों नहीं आपने काम किया। और अभी लोगों को राहत देने के बाद ट्रेन बंद है, पब्लिक पूरी रोड पे आई है और 3-3 घंटा लोगों को एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है। बाद में मैंने बोला मैं यहाँ से उठूंगी नहीं जब तक यहाँ से क्रेन निकालते नहीं है, पब्लिक को राहत नहीं मिलते, तब तक मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। DCP हमारे आए, DCP ने रिक्वेस्ट किया, बाद में ACP आए, हमारे सीनियर PI आए, मेट्रो के अधिकारी आए और उन्होंने वहां से क्रेन हटाई और अभी पब्लिक को आने जाने के लिए थोड़ा ट्रैफिक का जी ठीक है सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से बताया उन्होंने कि किस तरह से उनके साथ तमाम बदतमीजी भी हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी और बहुत शुक्रिया मनीषा जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गुरुवार को बड़ा उलटफेर हुआ है। दिल्ली में हाईकमान के सामने पेशी के पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने धुर विरोधी और पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल खैरा को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा दिया है। इसे कैप्टन का बड़ा राजनीतिक दांव भी माना जा रहा है। खैरा के साथ मोड़ से आप के विधायक जगदेव सिंह कमाल और भदौड़ के आप विधायक पिरमल सिंह धौला भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने भी इसकी पुष्टि पंजाब कांग्रेस द्वारा अपने फेसबुक पेज के जरिए की गई है। कैप्टन ने कहा कि 3 सीनियर नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रधान सोनिया गांधी की ओर से इजाजत भी मिल गई है।
एआईसीसी के महासचिव और पंजाब इंचार्ज हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ 3 सदस्यीय कमेटी से दिल्ली में विचार विमर्श में व्यस्त हैं। उन्हें आस है कि उनसे आशीर्वाद कुछ दिनों में मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पक्की राय है कि सुखपाल खैरा और उनके साथियों के शामिल होने से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। गुरुवार को चंडीगढ़ में साधारण शिरकत समारोह के दौरान पटियाला से सांसद परनीत कौर भी मौजूद रही थी। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल हुए विधायक पार्टी को और मजबूत करेंगे। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के बाद कहा जा सकता है कि पंजाब में भी खेला हो गया है और बड़ा दांव कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर खेले हैं। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ जगतार सिंह भुल्लर फोनों पर जुड़ गए हैं। जगतार जी, जिस तरह से अब पंजाब में जो सियासत हुई है, यहाँ पर जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने धुर विरोधी को शामिल कर लिया है कांग्रेस में, क्या कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी एक बार फिर से खेला हो गया है? निश्चित तौर पर देखिए, अब पंजाब विधानसभा जो 2022 का चुनाव बहुत पास में है, महज 6 महीने का समय बाकी रहेगा और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही कोशिश की जा रही है, जिस अवसर कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाजिरी में जो नेता विपक्ष रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के बाकी विधायक माने जाते हैं, सुखपाल सिंह खैरा जिन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी पंजाबी एकता पार्टी, और उसके साथ सुखपाल सिंह खैरा के साथ जो उनके ग्रुप के 2 और अन्य विधायक हैं जिसमें जगदेव सिंह कमालू और पिरमल सिंह, ये आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर जाके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। निश्चित तौर पे देखिए, आने वाले चुनाव को लेकर जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना निश्चित तौर पे लाजमी है, लेकिन ये तीनों जो, अगर सुखपाल सिंह खैरा की बात करें तो पहले भी कांग्रेसी विधायक रह चुके हैं, लगातार जो कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन मिल रहे और पहले भी 2007 में जो चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद जब 2012 में हार गए थे, फिर 2017 में इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से बलात्कार से डिस्ट्रिक्ट कपूरथला की जो सीट है वहां से एमएलए बने थे। उसके बाद इसका सुखपाल सिंह खैरा का अरविंद केजरीवाल के साथ जो तनाव था इतना बढ़ गया कि उन्होंने पहले नेता विपक्ष की कोशिश की और उसके बाद इन्होंने पार्टी अलग से बना ली थी, अब कांग्रेस पार्टी में शामिल। तो निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और भी ऐसी कह सकते हैं कि कार्रवाई देखने को मिलेगी कि एक नेता दूसरे नेता में छोड़ के जाएगा। जिस तरह से ये दाव खेला है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, क्या कहा जा सकता है कि इस दाव के सहारे कांग्रेस 2022 का जो मिशन है उसको साध पाएगी? कांग्रेस पार्टी पंजाब में काफी मजबूत पार्टी है जिसके पास 80 विधायक तो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, लेकिन क्योंकि 3 सीटें थी यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग जीते थे, जिसमें सुखपाल सिंह खैरा बलास से हो गए, मौड़ से जगदेव सिंह कमालू हो गए और भदौड़ से वो पिरमल सिंह हो गए। तो निश्चित तौर पे वहाँ पार्टी के जो लीडर थे वो कमजोर हुई, तभी 80 सीटें कांग्रेस को आ गई, तो वहां से 3 जो दूसरी पार्टी के लोग जीते। तो ये सियासत में है और सियासत आने वाले समय में और भी तेज हो सकता है कि और लोग भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी जगतार जी, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से शामिल करवाया है सुखपाल खैरा को, ये सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू की टक्कर में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन करवाया है खैरा को, क्योंकि देखिए कितने ही बुलंदी पर ये जो है खैरा हैं वो काफी बहुत बेहतर नेता माने जाते हैं अपने आप में। अगर सुखपाल सिंह खैरा की बात करें तो काफी वो तेज तरार नेता बने थे, विभाग नेता है और जबरदस्त उनका जो नजरिया है। तो अगर मैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तुलना करें, देखो उनके जो अपना फैन फॉलोवर है, सही बात है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास 80 विधायक, लगता है कि इतनी चुनौती उनको कोई कांग्रेस पार्टी ने दे पा रहा है और पहले मजबूत नेता सुखपाल सिंह खैरा के आने से उनकी मजबूती में बढ़ोतरी हो या नहीं हो, लेकिन तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी मजबूत नेता मारने जा रहे हैं। और एक तो कांग्रेस पार्टी के वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब से, दूसरा उनका जो गांधी परिवार के साथ, अगर खास करके सोनिया गांधी की बात करें तो उनके साथ परिवार के दोस्ताना रिश्ते हैं। तो ये एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह को। लगता नहीं कि सुखपाल सिंह खैरा के आने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनौती या उनका जो ग्रुप है वो और मजबूत हो गया, वो पहले काफी मजबूत है। लेकिन ये है कि सुखपाल सिंह खैरा से आने के बाद जरूर जो विपक्ष पे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे श्रोमणी अकाली दल, उन पे हमला करने वालों में अब सुखपाल सिंह खैरा सबसे आगे होंगे। जी जी जगतार जी,
सुखपाल जो हैं वो बागी विधायक माने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और वहां से वो निष्कासित किए गए, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो बागी विधायक वो आम आदमी पार्टी के कहे जाते हैं। क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि अब कांग्रेस में वो इस बार लंबे समय तक टिक सकेंगे? देखिए, अगर उनकी बात करें सुखपाल सिंह खैरा जी, तो सियासत में अब एक आम पर कह सकते हैं कि कार्रवाई होगी। कोई ना कोई पार्टी, जब भी चुनाव होता है तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर सुखपाल सिंह खैरा की बात करें तो इनके जो पिता सुखजिंदर सिंह रंधावा वो अकाली मंत्री रह चुके हैं, पर उनकी मौत के बाद सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए 5 दफा चुनाव लड़ा गया और एक बार कामयाबी मिली, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी में आ गए। लेकिन अब सुखपाल सिंह खैरा को भी एक वो पार्टी चाहिए थी जो आने वाले चुनाव में उनके लिए कारगर साबित हो, और कांग्रेस पार्टी को भी सोचा होगा कि वहां जहां से सुखपाल सिंह खैरा एमएलए चुनेंगे वहां कांग्रेस पार्टी के पास कोई इतना मजबूत नेता नहीं होगा। लेकिन एक बात है, सुखपाल सिंह खैरा के आने के बाद वहां की जो लोकल सियासत की बात करें तो वो काफी सरगर्म होगी, वहां काफी तनाव रहने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में वो नहीं चाहते थे कि सुखपाल सिंह खैरा पार्टी में शामिल हो। लेकिन अब सुखपाल सिंह खैरा जिनकी कांग्रेस में जिनकी आज वहां शामिल हुए, तो ये निश्चित तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद माना कि इनकी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की जो कंसेंट है वो सोनिया गांधी की तरफ से दी गई। तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक कह सकते कि बड़ा दिन भी है, क्योंकि 3 विपक्ष के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जगतार जी, सुखपाल के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर सबसे बड़ी हैरानी इसलिए हुई है क्योंकि ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो धुर विरोधी कहे जाते हैं, काफी लंबे समय से विवाद है इनका, और अब अगर ये एक बार फिर से कांग्रेस में आए हैं, इसके क्या सियासी मायने हैं धरातल पर? अगर आगे विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें कांग्रेस को क्या वाकई इससे बढ़त मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए सुखपाल सिंह खैरा 2 दफा विधायक बन चुके हैं, और तो अगर हम जगदेव सिंह कमालू और पिरमल सिंह की बात करें वो पहली दफा एमएलए बने, तो जो 3 हल्के है कांग्रेस पार्टी के पास, 3 हल्कों में कांग्रेस पार्टी शायद कमजोर होगी, तभी ये 3 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाए गए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के पास पहले ही 80 विधायक थे, कोई इतनी उनकी मजबूरी भी नहीं थी और कमजोरी भी नहीं थी। लेकिन सियासत में ऐसी संभावनाएं बनी रहती है और जिसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, इस तरह की संभावनाएं तो बनी ही रहती हैं, और हमने सबने देखा है कोरोना काल में किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की स्थितियों को संभाला है और तमाम चीजें उन्होंने संभाली है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह से आज उनको दिल्ली में पेश होना था, क्या अब जो हाईकमान से मीटिंग है उनकी, क्या अब कयास लगाए जा रहे हैं या फिर कोई इसकी जानकारी है कि वो आज दिल्ली जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए आज उनकी तरफ से जो 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई उनके साथ मुलाकात थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल। तो जो कांग्रेस पार्टी के विधायक लगातार परेशान थे कि हमें जो पंजाब की जनता के साथ वादे नहीं किए वो वादे पूरे करने चाहिए, फिर कांग्रेस पार्टी में इतना ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ तनाव बढ़ गया, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे प्रगट सिंह हो, चाहे प्रताप सिंह बाजवा, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा, तमाम ऐसे चेहरे थे कांग्रेस पार्टी वो लगातार अपनी सरकार पे टिप्पणियां कर रहे थे। तो उसके चलते ही 3 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया और सभी जो विधायक हैं वो अपना पक्ष रख चुके 3 मेंबरी कमेटी के सामने। तो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना पक्ष रखेंगे कि पंजाब सरकार की तरफ से कितने वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे कर दिए गए और कितने वादे बाकी रह गए जो कब तक पूरे किए जाएंगे। तो तमाम वो अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो आज लेके हाईकमान के सामने पेश होंगे, वहां अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिखाएंगे कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगतार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। सवालों के घेरे में गौतम गंभीर फाउंडेशन, जिस तरह से तमाम ये मामला सामने आया था ड्रग कंट्रोलर का, उसमें ड्रग कंट्रोलर ने हाई कोर्ट में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक गौतम गंभीर फाउंडेशन को अब दोषी करार दिया गया है। कोविड-19 दवा की
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे गौतम गंभीर फाउंडेशन दवा डीलरों पर कार्रवाई करे, ये कहा गया है हाईकोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट 29 जुलाई को करेगा अगली सुनवाई, ये भी इस मामले में सामने आया है। फिलहाल गौतम गंभीर फाउंडेशन को आरोपी बताया गया है, दोषी बताया गया है। सवालों के घेरे में गौतम गंभीर फाउंडेशन को एक बार फिर से रखा गया है। ड्रग कंट्रोलर ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन जो है वो दोषी उन्हें करारा गया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने कोविड-19 दवा की अधिकृत जमाखोरी में दोषी उन्हें पाया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है, यहाँ पर ये हाईकोर्ट ने कहा है, और दोषी गौतम गंभीर फाउंडेशन को यहाँ पर करार दिया है। दवा डीलरों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। गौतम गंभीर फाउंडेशन दवा डीलरों पर कार्रवाई करे। हाईकोर्ट 29 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा इस मामले में। चले तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में फतेहाबाद के टोहाना इलाके के विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल भी किसानों के एक गुट के द्वारा देवेंद्र सिंह बबली के गांव में जाकर उनके घर का घेराव करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में भी लिया था। देर रात पुलिस के द्वारा आज 24 लोगों को रिहा कर दिया गया है, जबकि 3 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। किसानों की तरफ से फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर रोष जाहिर करते हुए टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली का पुतला जलाया गया। किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी भी की। किसान नेता मनदीप सिंह ने बताया कि देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा किसानों के साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन पुलिस ने किसानों पर ही मामले दर्ज कर दिए हैं। तो किसानों पर मामला दर्ज करने के बाद किसानों में एक बार फिर से रोष है। लगातार किसान आंदोलन की स्थिति हम देखते जा रहे हैं, लेकिन अब किसान जब टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव करने की उन्होंने कोशिश की, तो उसके बाद देर रात पुलिस ने 27 किसानों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, और उसके बाद बाकियों को रिहा करके 24 लोगों को रिहा करके 3 पर मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद किसानों में एक बार फिर से रोष व्याप्त है और अब देवेंद्र सिंह बबली का उन्होंने पुतला फूंका है। लघु सचिवालय के बाहर रोष जाहिर उन्होंने किया और देवेंद्र सिंह बबली टोहाना के विधायक हैं, उनका पुतला जलाया गया। किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी भी की और किसान नेता मनदीप सिंह ने इस दौरान कहा कि देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा किसानों के साथ बदसलूकी की गई है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन किसानों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस ने किसानों पर ही मामले दर्ज कर दिए हैं, ये भी उन्होंने कहा है। किसानों के साथ यहाँ पर तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से किसान पुतला दहन कर रहे हैं विधायक देवेंद्र सिंह बबली का। उनके घर के घेराव की कोशिश किसानों ने की थी। जिस तरह से कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं और इसी कड़ी में किसान आंदोलन पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबर में। बात हम टोहाना की कर रहे थे, फतेहाबाद में, जहां पर टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली का पुतला दहन किया गया है। किसानों के बीच और देवेंद्र सिंह बबली के बीच विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार किसान देवेंद्र सिंह बबली का घेराव करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच देर शाम भी किसानों ने घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच 27 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और 24 लोगों को सुबह रिहा करके 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से किसानों में एक बार फिर से रोष व्याप्त है। किसान देवेंद्र सिंह बबली का पुतला आज उन्होंने दहन किया, लघु सचिवालय के बाहर अपना रोष भी जाहिर किया और लगातार नारेबाजी भी उन्होंने की। इसी के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। किसान नेता मनदीप सिंह ने बताया कि देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा किसानों के साथ बदसलूकी की गई है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि बर्दाश्त करने के तो दूर, पुलिस ने किसानों पर ही मामले दर्ज कर दिए हैं, जो बेहद निंदनीय कृत्य पुलिस ने किया है, ये किसान नेता मनदीप सिंह का कहना है। लगातार कृषि कानून किस तरह से चले आ रहे हैं, पिछले लंबे समय से कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से चला आ रहा है और इस बीच अब ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको।
देवेंद्र सिंह बबली के घर का पहले किसानों ने घेराव किया, कोशिश घेराव की थी लेकिन घेराव नहीं हो पाया। पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया और इस बीच 27 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद 24 लोगों को छोड़ दिया गया और 3 किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके विरोध में किसानों ने आज ये प्रदर्शन किया है। देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से विधायक है, जिनका पुतला लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने फूंका है। इस दौरान नारेबाजी करते भी किसान नजर आ रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली का पुतला फूंकते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। विधायक देवेंद्र सिंह बबली का किसानों ने पुतला फूंका है और ये दहन उनके घर की घेराव की कोशिश की गई थी और जब नहीं हो पाया तो उसके बाद ये दहन किया गया। किसानों को गाली निकाली, उस पर कोई मुकदमा नहीं। सरकार का पावर का नजायज फायदा उठा रहा है देवेंद्र बबली और प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। तो आज क्या किया गया इसको? आज हमने देवेंद्र बबली का पुतला जलाया। संयुक्त मोर्चे की काल अभी आने वाली है। संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करता है? संयुक्त मोर्चे के 3 बड़े नेताओं से सुबह की मेरी बातचीत हो चुकी है। हो सकता है कोई कल दिखते रही हो आपस में, मगर जब काम करेंगे वो गलती भी हो जाएगी, मगर वो साथी हमारे ही है, संयुक्त मोर्चे की साथी है, इसलिए उनकी मदद करना हमारी जिम्मेवारी थी। हम रात के 9 बजे के सदर थाने के गेट पे बैठे हैं और 23 साथियों को तो छोड़ दिया गया, मगर 3 साथियों को चोरी जेल में भेज दिया गया और मतलब मौका तक नहीं दिया गया उसकी जमानत के लिए कागज पेश किए जाए। बिल्कुल धक्काशाही की जा रही है प्रशासन की तरफ से और किसानों से सरकार टकराव की स्थिति बना रही है और हम टकराव नहीं चाहते, मगर सरकार चाहती है 5 जून को इन काले कानूनों की प्रतियां हम जलाएंगे विधायकों के और एमपीओं के घरों के सामने, दफ्तरों के सामने। और 6 जून को बहुत बड़ा गाड़ियों का काफिला अगरोहा के टोल से 10 बजे चलेगा, जिसमें सरसा, डबवाली, कालियावाली, ऐलनाबाद, ये पूरा इलाका उसमें शामिल होगा और हजारों गाड़ियां दिल्ली की तरफ, टिकरी बॉर्डर की तरफ 6 जून को जाएगी। उसकी तैयारियां बड़ी सतर्क। फिलहाल के लिए 3 बजे की 3 खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।